अध्याय 53। अर्जन से पहले ही विसर्जन। शुरू करते हैं। काली, काली, बात सुन, नरेंद्र ने धीरे से पुकारा। काली ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। क्या है? एक प्रयोग में तुम्हारी सहायता चाहिए, नरेंद्र ने कहा। बोलो। थोड़ी देर में मुझे छूना, नरेंद्र बोला। काली ने कुछ कहा नहीं, किंतु उसकी आंखों में अंकित प्रश्न से स्पष्ट था कि वह कुछ समझ नहीं पाया है। थोड़ी देर में मुझे छूना, नरेंद्र पुनः बोला। और जब मैं पूछूं तो मुझे बताना कि तुमने क्या अनुभव किया। नरेंद्र पुनः अपनी आंखें बंद कर चुका था। इसका अर्थ स्पष्ट था कि नरेंद्र उसे प्रश्न पूछने का किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं देना चाहता था। अकबकाया सा काली कुछ देर तक नरेंद्र को देखता रहा, किंतु नरेंद्र तो अपने ध्यान में लीन हो चुका था। अब तो वह आंखें खोलने के पश्चात ही कुछ बताएगा। और जिस ढंग से उसने काली से कहा था, इसका अर्थ था कि काली उसे अभी छुए, आंखें खोलने से पहले। आंखें खोलने के पश्चात प्रकृतिस्थ होने पर नरेंद्र को छूने पर क्या प्रयोग होता? शायद वह यही तो चाहता था कि जब वह ध्यान कर रहा हो तभी काली उसे छुए। उसने हाथ बढ़ाकर नरेंद्र का दायां घुटना छुआ। काली का हाथ जैसे नरेंद्र के घुटने पर नहीं, किसी विद्युत प्रवाह पर पड़ गया था। उसके रोम तनकर खड़े हो गए और रगों में रक्त नहीं, जैसे आघात प्रतिघात प्रवाहित होने लगे। उसके हाथ को ऐसे झटके लग रहे थे जैसे हाथ को ही नहीं, स्वयं काली को ही उठाकर दूर फेंक देंगे। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विद्युत के वे झटके जो उसे दूर फेंक देना चाहते थे, उसे छोड़ भी नहीं रहे थे। उसका हाथ नरेंद्र के घुटने से चिपक गया था। चिलम तैयार कर शरत लौट आया। उसने देखा काली ध्यानावस्थित नरेंद्र का दाहिना घुटना छू रहा है और उसका हाथ किसी यंत्र के समान विचित्र सी कंपकंपाहट लिए हिल रहा है। तभी नरेंद्र ने अपनी आंखें खोल दी और बोला, पर्याप्त है। तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? काली ने अपना बायां हाथ दाईं हथेली में थाम रखा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य ही नहीं, घबराहट के भी लक्षण थे। तुम्हारा हाथ नरेंद्र को स्पर्श करने के कारण कांप रहा था, शरत ने भी चकित होकर कहा। हाँ, अस्त व्यस्त काली के मुख से अनायास निकला। प्रयत्न करने पर भी मैं उसे निस्पंद नहीं रख पा रहा था। यह क्या है नरेंद्र? शरत का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। मैं स्वयं नहीं जानता, नरेंद्र बोला। यह तो ठाकुर ही बताएंगे। यह मुझे अवश्य लगा कि मेरे शरीर के भीतर कुछ नवीन और अद्भुत प्रवाहित हो रहा है। प्रातः ठाकुर से पूछेंगे, शरत बोला। इस समय शायद वे विश्राम कर रहे हों। हाँ ठीक है, नरेंद्र सहज भाव से बोला। इस समय तो तुम भी हम दोनों के साथ बैठकर ध्यान ही करो। शरत भी आसन बिछाकर बैठ गया और उसने आंखें मूंद ली। प्रातः 4 बजे शशि उस कमरे में आया। उसने देखा नरेंद्र, शरत और काली ध्यान मग्न बैठे हैं। नरेंद्र, उसने पुकारा। नरेंद्र। नरेंद्र ने आंखें खोली। ठाकुर बुला रहे हैं। नरेंद्र जैसे तत्काल सजग हो उठा। ठाकुर जाग गए हैं? हाँ, जाग गए हैं और कुछ व्याकुल भी हैं, शशि ने बताया। क्यों, रात को नींद नहीं आई? क्या वेदना बढ़ गई है? नरेंद्र ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। नरेंद्र तो स्वयं ही ठाकुर के पास जाने को उत्सुक था। उन्होंने बुला भेजा है तो और भी अच्छा है। नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया। यह सब क्या है नरेन? ठाकुर के स्वर में हल्की सी डांट थी। क्या हुआ महाराज? उसने कुछ चकित होकर पूछा। संचय से पहले ही अपव्यय आरंभ कर दिया? अर्जन से पहले ही विसर्जन? ठाकुर बोले, पहले पर्याप्त मात्रा में संचय करो, फिर तुम जान पाओगे कि उसको कब, कहां और कैसे खर्च करना है। मां स्वयं तुम्हें सिखाएगी। नरेंद्र समझ गया कि ठाकुर किस विषय में कह रहे हैं। वह स्तब्ध सा खड़ा रह गया। ठाकुर को सब कुछ मालूम है। वे यहाँ लेटे लेटे सब कुछ जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। बाह्य संसार की घटनाएं तो उन्हें कोई बता भी सकता है, किंतु किसके भीतर क्या घटित हो रहा है? ठाकुर की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। बोले, तुम कुछ समझ नहीं रहे हो कि तुमने अपनी मनोवृत्ति उस पर आरोपित कर काली की कैसी क्षति की है। वह एक विशेष मनोवृत्ति में एक विशेष दिशा में प्रगति कर रहा था। उन्होंने उसकी ओर कुछ खेद से देखा। वह सब नष्ट हो गया, जैसे छठे महीने में गर्भपात हो गया हो। नरेंद्र अपनी अनजानी उपलब्धि की सूचना देकर ठाकुर को प्रसन्न करना चाहता था। वह क्या जानता था कि इस उपलब्धि के साथ जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं। ठाकुर उसकी उपलब्धि से प्रसन्न न हो, ऐसा संभव नहीं, किंतु अपनी नादानी में वह ठाकुर के एक शिष्य की हानि कर बैठा था। वह तो केवल अपने विषय में सोच रहा था, किंतु ठाकुर की दृष्टि में तो हर कोई था। उन्हें तो सबकी चिंता थी।